हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे। क्या? चंद्रमा। चंद्रमा पढ़ेंगे आज, है ना? यानी मून। मून पढ़ेंगे, मून। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, मून क्या है, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। अच्छा, उपग्रह होते क्या है इसको देख लेते हैं। उपग्रह की परिभाषा देख लेते हैं। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब ग्रह की भी परिक्रमा करें, जैसे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी की कर रहा है और साथ ही सूर्य की भी कर रहा है, इसलिए यह उपग्रह है। ये उपग्रह की परिभाषा। अच्छा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की बात करें तो न्यूनतम दूरी, तीन तरह की दूरी। देखो, न्यूनतम है, अधिकतम है और एक औसत दूरी है। तो न्यूनतम है ये 363300। क्या हो गया, कितना हो गया? 3,63,300, 3,63,000 किलोमीटर। अधिकतम कितनी है? 4,00,000, 4,55,000, 4,55,000 किलोमीटर, है ना? औसत कितनी है? औसत औसत की बात करें तो 3,84,000, 3,84,400। ठीक है, ये एवरेज है। तो ये मोटा मोटा ध्यान कर लेना, बस एवरेज को ज़्यादा ध्यान रखो। 3844, ये है। ठीक है, सौरमंडल का पांचवा बड़ा उपग्रह है ये। पांचवें नंबर पर आता है उपग्रह में, इसकी रैंकिंग करें तो। अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में ये चक्कर लगा देता है। मतलब 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है। यह जो है लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, तो उसी के समान है। इसलिए हम देखते हैं ना कि हमें कभी भी चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है ना? देखे होंगे आप लोग। तो चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? मतलब लगभग हमें चंद्रमा का 59%, 59% भाग दिखाई देता है। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये साथ साथ घूम रहे हैं, दोनों पृथ्वी और चंद्रमा साथ साथ अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं, तो वही पार्ट हमको दिखता रहता है। ये रीजन है। अच्छा, औसत अक्षीय गति कितनी है इसकी? मतलब 2286 मील प्रति घंटे। एक घंटे में 2286 मील अपने अक्ष पे घूम जाता है ये। चंद्रमा बड़ा एवं छोटा दिखाई देता है हमें। कभी कभी देखते हैं चंद्रमा बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या है देखते हैं ना। इसका रीजन क्या है हम लोग देखते हैं। तो दीर्घवृत्तीय क्षेत्र में गति करता है और इसका झुकाव मतलब क्या है? एक तो ये झुकाव युक्त एक्सिस पे झुका हुआ है। दूसरा क्या है? दीर्घवृत्तीय। दीर्घवृत्तीय कक्ष क्या होता है? देखो, ऐसे होता है ये, एलिप्टिकल बोलते हैं इसको, ऐसे, है ना? वृत्तीय तो हो गई ये, और दीर्घवृत्तीय थोड़ा सा क्या है ना ये, मतलब मान लो कोई पिंड यहाँ है तो ये इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, नज़दीक हो जाएगा, ये बहुत नज़दीक होगा। और एक स्थिति ऐसी होगी जो बहुत दूर होगा, है ना? तो ये क्या है? दीर्घवृत्तीय कक्ष पे, इस पे दीर्घवृत्तीय क्षेत्र में गति करता है और इसका झुकाव है, इसलिए चंद्रमा नज़दीक और दूर दिखाई देता है। अतः जब चंद्रमा सर्वाधिक दूरी पर होगा तो छोटा दिखाई देगा। भाई, कोई चीज़ है जब सबसे दूर हमसे होगी तो छोटी दिखेगी, दूर है तो। और जब यह निकटतम होगा, हमारे बहुत नज़दीक होगा, तो हमें यह सबसे बड़ा दिखाई देगा। ये लॉजिक है, नॉर्मल सी बात है ये तो। अच्छा, एक और फैक्ट याद रखिए, इस पे वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? इस पे वायुमंडल नहीं है, किसी भी तरह की गैसें नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, अब देखते हैं चंद्र ग्रहण। सुनते हैं ना लोग, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण हमने सूर्य में पढ़ लिया, अब चंद्र ग्रहण क्या होता है देखते हैं। देखो, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, इसका प्रकाश कहाँ से आता है? इसका प्रकाश आता है सूर्य से। और मान लो सूर्य से प्रकाश आना बंद हो जाए तो ग्रहण बन गया, तो ही ग्रहण बन गया। यही रीजन है। अब देखो, तो कब बंद होगा? जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश आना बंद होगा। कब होगा? जब पृथ्वी बीच में आ जाए। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो क्या है? ये इसका प्रकाश नहीं आएगा और सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ जाएगा। यह सदैव कब होगा? पूर्णिमा के दिन, यानी फुल मून। पूर्णिमा होगी ना, उसी दिन होता है चंद्र ग्रहण। अच्छा, अर्धचंद्र दिखाई देता है कभी हमें, तब क्या होगा? जब पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा, मतलब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री पर हो, समकोण पर। देखो कैसे, मान लो ये पृथ्वी है ना, और ये सूर्य, ये सूर्य हो गया है ना, ये सूर्य और ये चंद्रमा। ठीक, ऐसी स्थिति बन जाए, 90 डिग्री बन गया ना, ये देखो 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। मतलब पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री पे हों, 90 डिग्री बना रहे हैं ना कोण, तो इसी को बोलेंगे अर्धचंद्र। हमें फिर अर्धचंद्र दिखाई देगा, अर्धचंद्र। ठीक है, यही है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, समझते रहना। ये थोड़ा 90 डिग्री पर आ जाएगा तब दिखेगा। अच्छा, एक होता है उपभू, यानी पेरिजी। पेरिजी,
पेरिजी कब बनेगा? जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होगा। मैंने बताया था कि ऐसे करके चंद्रमा घूम रहा है किसी पिंड के, जब यहाँ होगा निकटतम दूरी पे, जब निकटतम दूरी पे होगा तो इसको बोलेंगे उपभू। उपभू मतलब पेरिजी। और जब ये अधिकतम दूरी पर होगा तो उसका आगे बताऊँ क्या होगा, ये रहा एपोजी बोलते हैं या अपभू बोलते हैं। अच्छा, इसमें जब नज़दीक होगा ना, देखो आपने सुना होगा ज्वार भाटा आते हैं पृथ्वी पे, है ना, समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। कैसे आते हैं? तो ये चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसी के कारण आते हैं। उसी के कारण चंद्रमा इस पृथ्वी पे ज्वार भाटा आते हैं। तो देखो अब लॉजिक लगाओ आप, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा तो ये आकर्षण बल ज़्यादा होगा। आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो ज्वारोत्पादक मतलब ज्वारोत्पादक, मतलब ये सीधी ज़्यादा ज़्यादा क्रिटिकल वर्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ज्वार को उत्पन्न करने वाला बल, ज्वारोत्पादक बोलेंगे इसको। ज्वार भाटे को उत्पन्न करने वाला बल सर्वाधिक होगा, इसलिए क्या होगा, उच्च ज्वार, यानी बड़े बड़े ज्वार आएंगे। अब देखो ये दो स्थिति होती है, समझाऊंगा इसको मैं। ज्वार और भाटा। ज्वार क्या है? मतलब जैसे समुद्र का पानी जब लैंड साइड की ओर, मतलब जहाँ ज़मीन है उस साइड पे अंदर की तरफ चला जाता है, उस साइड चला जाता है, उसको बोलते हैं ज्वार। और जब ये रिवर्स होता है, जब ये वापस होने लगता है तो उसको बोलते हैं भाटा। मतलब मान लो ये समुद्र है हमारा, ये समुद्र है, यहाँ समुद्र है, जब यहाँ से पानी इधर की तरफ चल रहा है, ज़मीन की तरफ, है ना, तो इसको बोलेंगे ज्वार। और जब ये वापस जाने लगे, इधर वापस जाने लगे तो इसको बोलेंगे भाटा। समझ गए होंगे आप लोग, ये है लॉजिक, ठीक है। तो क्या होता है, उच्च ज्वार आएंगे कब? जब यह निकटतम स्थिति में होगा, मतलब जब नज़दीक होगा तो उच्च ज्वार। और जब ज्वार उत्पादक बल ज़्यादा होगा ना, है ना, तो कितने बड़े, 15 से 20%, जो नॉर्मल आते हैं ज्वार उससे 15 से 20% बड़े ज्वार आएंगे उस टाइम पे। अब आती है अपभू या एपोजी स्थिति, जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम, फारेस्ट, सबसे दूर होगा, तब क्या होगा, यही ज्वार उत्पन्न करने वाला बल न्यूनतम हो जाएगा और लघु ज्वार आएंगे, वही 20% करीब लघु, जो नॉर्मल आते हैं उससे 20% छोटे आएंगे, ठीक है। ये लॉजिक है, समझना थोड़ा। अब एक स्थिति होती है सुपरमून। सुपरमून क्या है? जब जो है उपभू की स्थिति, मतलब पूर्व उपभू, जब जो है ना पूर्ण उपभू, सॉरी, जब जो है पूर्ण उपभू, पूर्ण यानी संपूर्ण उपभू की स्थिति बन जाए, यानी उपभू बन रहा है, मतलब पेरिजी बन रही है, पेरिजी बन रही है, नज़दीक है, पृथ्वी के चंद्रमा निकटतम है। लेकिन निकटतम में भी देखो, अब जैसे ये है, देखो फिर समझो इसको, समझना, लॉजिक वाली बात है भाई। जैसे ये है, मान लो ये नज़दीक है, यहाँ भी हो, ये भी नज़दीक माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, लेकिन एक ऐसा बिंदु होगा जो उससे नज़दीक आ ही नहीं सकता है। एक ऐसा बिंदु, उससे नज़दीक चंद्रमा आ ही नहीं सकता। और एक ऐसा बिंदु भी होगा यहाँ कि उससे दूर चंद्रमा पृथ्वी के दूर, उससे दूर जा ही नहीं सकता। ये दो बिंदु, इन्हीं स्थिति को बोलते हैं सुपरमून। मतलब जब ये ऐसी स्थिति हो जाएगी जो निकटतम बिंदु, बिल्कुल ऐसा बिंदु, उससे नज़दीक आ ही नहीं सकता है, तो उसी स्थिति को बोलेंगे क्या, सुपरमून। मतलब क्या है, उसमें क्या होगा, ये सबसे नज़दीक आ गया तो सब क्या होगा, सूर्य सबसे बड़ा, उससे बड़ा कभी नहीं दिखेगा, वो सबसे बड़ा दिखेगा, तो सबसे निकट हो जाएगा पृथ्वी के। तो ये चंद्रमा सर्वाधिक चमकदार और सबसे बड़ा, मतलब उस टाइम पे हमें चंद्रमा पृथ्वी से देखेंगे तो सबसे बड़ा और चमकदार दिखाई देगा। क्या होता है, 14% तो बड़ा, मतलब जो नॉर्मल दिखता है ना उससे 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखेगा। यही स्थिति होती है सुपरमून। सुपरमून समझ गए? जब निकटतम, ऐसी स्थिति, इतना नज़दीक आ जाए चंद्रमा कि उससे नज़दीक कभी आ ही नहीं सकता है, उसको बोलेंगे सुपरमून। और ये उस टाइम पे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, ये सीधी सी बात। एक होती है ब्लड मून। जब पृथ्वी चंद्रमा पर क्या है, पूर्ण छाया डालती है, मतलब जब पृथ्वी की चंद्रमा पर पूरी छाया, यानी कि पूर्ण चंद्रग्रहण जो हो जाएगा ना, चंद्रग्रहण तो होते हैं लेकिन एक स्थिति ऐसी होगी जो पूर्ण चंद्रग्रहण, मतलब पृथ्वी अपनी पूरी छाया डाल देगी चंद्रमा पे, तब चंद्रमा का रंग क्या है, लाल हो जाता है। जब पृथ्वी पूरी छाया डाल देगी, उसमें पूर्ण चंद्रग्रहण होगा तो चंद्रमा का रंग क्या है, लाल दिखाई देने लगेगा, लाल, है ना। तो इसी स्थिति को बोलते हैं ब्लड मून, मतलब लाल, मतलब ब्लड जैसा दिखाई देने लगता है, तो इसी को बोलेंगे ब्लड मून। एक स्थिति होती है ब्लू मून। अब ब्लू मून क्या है, यह एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाओं से कुछ अधिक दिन होने के कारण होता है। एक चंद्रमा, अच्छा देखो इसको समझना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लॉजिक वाला मामला है, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से समझाऊंगा मैं आपको।
क्या है, एक जो चंद्रमा है ना, चंद्रमाह मतलब चंद्र महीना, उसमें क्या है 29.5 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 29.5 दिन, 29.5 दिन, यानी 30 दिन का नहीं होता चंद्र महीना जो होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर बार डेट चेंज होती रहती है, किसकी, पूर्णिमा की, अमावस्या की डेट चेंज होती है, फिक्स थोड़ी है कि उसी दिन आएगी, कि इस बार 20 तारीख को आई पूर्णिमा तो अगली 20 को आएगी, नहीं। यही कारण है कि 29.5 दिन होते हैं एक चंद्र महीने में। तो क्या होता है, अब 29.5 को गुणा करो आप 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं टोटल, तो कितने दिन बने, 354 दिन बने। लेकिन साल में कितने दिन होते हैं, 365। अब उसमें 354 दिन निकालो तो ये बने 11 दिन एक्स्ट्रा बच गए, यानी कि क्या बचा, 11 दिन एक्स्ट्रा। किस में से, मतलब ये 12 जो पूर्णिमा हो गई उसके बाद में भी 11 दिन बने। अच्छा, अब एक और पूर्णिमा बनने के लिए हमें 29.5 दिन की ज़रूरत है। तो ये क्या होगा, लगभग 2.5 साल में, यानी 2.7154 वर्षों में, यानी लगभग 2.5 मान लो, लगभग 2.5 साल में ये 11 11 दिन को गुणा कर लो ना इससे 2.7 से, तो क्या हो जाएगा, 29 दिन के करीब बन जाएंगे। तो 29 दिन इकट्ठे करने हैं हमें अगला पूर्णिमा लाने के लिए। तो अगले 2.5 साल में लगभग 2.5 साल में ये 11 11 दिन इकट्ठे होके एक एक्स्ट्रा महीना तैयार कर देते हैं। और उस महीना में मतलब ब्लू मून लगभग इतने वर्षों में 2.7154 वर्षों में एक बार होता है। क्यों होता है कि इतने दिन में जो इसको एक एक्स्ट्रा 29 दिन तैयार करने हैं ना, 29.5 दिन, वो इतने दिनों में तैयार हो जाते हैं, ये एक्स्ट्रा 11 दिन की वजह से। ठीक है, समझ गए? मतलब 29.5 दिन मल्टीप्लाई करें कितने, 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 354 दिन, 365 में 354 निकालोगे तो 11 दिन एक्स्ट्रा, यानी एक साल में अगर पूरी 12 पूर्णिमा को निकाल दें तो 11 दिन हम पे फिर भी बचते हैं। तो ऐसे 11 दिन को मिला के 2.5 साल में, लगभग 2.5 साल में एक और 29.5 दिन तैयार हो जाते हैं, जिससे क्या है, हमें एक और क्या मिल जाएगा, पूर्णिमा मिल जाएगी। अब वही पूर्णिमा, यानी अब एक ऐसा महीना आएगा जिसमें दो पूर्णिमा पड़ेंगी। भाई जब 2.5 साल के बाद ऐसा महीना आएगा कि जिसमें एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाएंगी, है ना। जनरली एक पूर्णिमा होती है एक महीने में, लेकिन जिस महीने में ये 2 पूर्णिमा पड़ेंगी उसमें दूसरी जो पूर्णिमा होगी इसको ब्लू मून बोलते हैं। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बताना, अगली क्लास शुरू करेंगे ना इसको फिर बता दूंगा मैं। लेकिन इसी को आप बार बार रिमाइंड करके देखना, एक बार समझ में आ जाएगा। जो 11 दिन एक्स्ट्रा बच रहे थे ना, उनसे 2.5 साल, लगभग 2.5 साल में 2.7 ईयर्स में मिलकर हमको एक महीना तैयार हो जाता है, और उस महीने में 2 पूर्णिमाएँ पड़ जाएंगी, और 2 पूर्णिमा में जो दूसरी पूर्णिमा होगी वो है ब्लू मून। अच्छा, खगोलीय मौसम क्या होता है, एक वर्ष में 4 होते हैं ये खगोलीय मौसम। कौन कौन से, 21 मार्च, 23 सितंबर, विषुव होता है ना, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स जैसे बोलते हैं, 21 मार्च, 23 सितंबर, और 21 जून, 22 दिसंबर। अयनांत यानी संक्रांति और सोलिस्टिस जिसे बोलते हैं। यानी देखो 4 खगोलीय मौसम हो गए, कब कब, 21 मार्च से लेके कब, 20 जून तक, 21 मार्च से 20 जून, फिर 21 जून से लेके आ जाओ 22 सितंबर तक, और फिर 23 सितंबर से लेके 21 दिसंबर तक, ऐसे करके 4 बन गए। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो है 1/6वां भाग है, इसलिए चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। मतलब मेरा भार अगर यहाँ मान लो 60 किलो है, तो मैं चंद्रमा पर जाऊँगा तो मैं 10 ही किलो का रह जाऊँगा, है ना। तो ये है इसका मतलब, कोई भी भार 1/6, अपना भार का 1/6 हो जाएगा चंद्रमा पर जाएगा, क्यों, गुरुत्वीय त्वरण वहाँ 1/6 है। अच्छा, शांति का सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये शब्द आपने सुना होगा, क्या है ये, ऐसे पूछेगा ये क्या है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, तो क्या है, चंद्रमा पे आपने देखा होगा काले काले धब्बे दिखाई देते हैं हमें, जो चंद्रमा पे काले धब्बे दिखाई देते हैं ना, उसी को बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर। यहीं जो जगह है ना, ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे, यहीं पर प्रथम समानव मतलब मानव के साथ जो चंद्रयान गया था, किसका क्या नाम था, अपोलो 11, उसका नाम था अपोलो 11, वो यहीं पे उतरा था, कब, जुलाई 1969 में। अमेरिका था ना, अमेरिका का था, तो ये यहीं पे उतरा था अपोलो 11, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे। भारत का प्रथम चंद्रयान, यानी चंद्रयान प्रथम, ये कब गया था, 8 नवंबर 2008, याद रखना डेट, 8 नवंबर 2008 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। अच्छा, सोलोनी या कागुआ ये कहाँ का है, जापान का अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पे गया था। ठीक है, तो ये आज का हमारा चंद्रमा पे लेक्चर था। आशा है आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, शेयर थोड़ा करिए यार, लाइक वाइक तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर करिए, थोड़ा सा चैनल को बढ़ाइए, इसको ग्रोथ कराइए भाई चैनल को।
आपको बहुत बहुत तगड़ा कंटेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो आपको पैसे से भी नहीं मिलेगा, ऐसा कंटेंट मैं फ्री दे रहा हूँ और दूंगा आगे भी, कमिटमेंट है मेरा। बाकी आप ये बस शेयर करते रहिए इसको, यही है, इतना ही तो मांग रहे हैं आपसे, कुछ मांग नहीं रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।